दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सिम बाइंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुका है। और ये जो है जब ये अनाउंस हुआ था उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था समझाने के लिए कि देखिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिस तरह से डीओटी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कंटिन्यूस वेरिफिकेशन करना है सिम को, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और उसको करने के लिए क्या करना चाहिए तो ये मैंने उस वीडियो में समझाया था। फिर क्या हुआ, फिर जो है कई सारे मीडिया हाउसेस ने, व्हाट्सएप ग्रुप्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, ये जो है अनाउंस करना शुरू कर दिया कि 1 मार्च से जो है ये मैंडेटरी होने वाला है। और किस तरह से आपका व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बदल जाएगा ये भी उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैं 1 मार्च को उठा और देखा कुछ भी बदला नहीं। 2 मार्च को भी वेट किया, शायद कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदला। 3 मार्च आज का दिन है, तो मैंने सोचा कि कुछ बदला तो नहीं, तो लेट्स इन्वेस्टिगेट ए लिटिल बिट, डीप डाइव करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है और ये कर क्यों नहीं रहे। जो ओटीटी प्लेयर्स हैं ये कर क्यों नहीं रहे, और सरकार जो है चुपचाप बैठी है, वो कर तो नहीं रहे हैं। पर जब उन्होंने जो है एक डेडलाइन दिया था कि ये करना है तो फिर कर क्यों नहीं रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको जो है टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा कि ये सिम बाइंडिंग अगर ये इंप्लीमेंट भी हो गया तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, और जिस तरह से सरकार ने इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है उससे फ्रॉड प्रिवेंट होगा कि नहीं। मतलब कहने का कुछ मतलब यह है कि मेरा जो है क्वेश्चन ये होगा कि मैं ये बताऊंगा कि सिम बाइंडिंग पहले तो इम्प्रैक्टिकल है, करना नहीं चाहिए, और जिस तरह से सरकार ने कहा है उससे फ्रॉड का कोई प्रिवेंशन नहीं होगा। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। और दोस्तों इसमें एक डायमेंशन ऐड करने वाला हूं। जब भी मैंने ये डिस्कशन लास्ट टाइम वीडियो में किया था, अगर आपको याद हो इस वीडियो के अंदर में, तो कई लोगों ने मेरे को बोला, अरे आप कैसे कह रहे हो कि ये नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, यूपीआई ऐप्स तो करते हैं। आप देखिए सारे यूपीआई ऐप सिम निकालो काम करना बंद कर देते हैं, तो वो तो चेक करते हैं सिम को कि भाई सिम वैलिड है कि नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो। तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने फिर डीप डाइव किया एप्पल को मैंने चेक किया, क्योंकि एंड्रॉयड को मैंने नहीं चेक किया बिकॉज एप्पल इज द मोस्ट सिक्योर। मतलब माना जाता है कि वो प्राइवेसी सिक्योरिटी में सबसे आगे है, और एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो ऐसा ही करता है। तो एप्पल का जो ये प्लान है जो यूपीआई यूज करता है, अगर आप देखें यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये यूपीआई के लिए एप्पल ने डिवाइस वैलिडेशन के लिए एक एपीआई बनाया था। तो इसको पढ़ना शुरू किया मैंने, और इसमें देखिए काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने पढ़ने के बाद में मेरे को ये समझ में आया इसका पर्पस तो कुछ और है। जो व्हाट्सएप के लिए जो है अगर ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें तो कुछ पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तो ये भी मैं आज अपने आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तो क्या होता है दोस्तों, ये एपीआई जो है एप्पल ने इजाद किया है और डेवलप किया है यूपीआई के लिए, वो समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीआई सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लोग उसको रेफरेंस मान के ये कहते हैं कि भैया ये तो पॉसिबल है, तो उसी को समझते हैं। तो यूपीआई में होता क्या है, यूपीआई में क्या होता है, आपका फोन होता है ना। तो फोन में क्या करते हैं, आप ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर एक एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस नेटवर्क सर्वर पे जाता है, वेरिफिकेशन आता है, एनरोलमेंट हो जाता है। तो ड्यूरिंग यूपीआई सेटअप एन एसएमएस इज सेंड और एसएमएस इज रिसीव्ड बाय द एनसीपीआई सर्वर। उसके बाद वो वेरीफाई करता है और वो आपका नंबर रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। जब वो रजिस्टर होने के प्रोसेस में क्या होता है कि एक टोकन क्रिएट होता है। अब मैं बताऊंगा टोकन क्रिएट प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। अब ये जो टोकन होता है एक सिक्योर स्टोरेज में स्टोर कर देता है ऐप, ठीक है। अब ये टोकन जो है का प्रक्रिया क्या है, मतलब क्रिएशन का प्रक्रिया क्या है। अब ये थोड़ा स्लाइड आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, अब चिंता मत करिए, जिसको नहीं समझना है वो स्किप कर दे, पर ये जानना जरूरी है। तो पहला क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन का समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों व्हाट्सएप में ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते और क्यों रिडंडेंट है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, ऐप रिक्वेस्ट करता है टोकन क्रिएशन के लिए, ठीक है ना। आप iOS को बोलता है भाई टोकन क्रिएट करो, तो iOS क्या करता है, टोकन क्रिएट्स अ टोकन एंड लिंक्स इट टू द एसएमएस सिम ICCID। अब ये समझने की जरूरत नहीं है, ये बस मतलब सिम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। जब एसएमएस जो है, जब वो लिंक कर देता है, लिंक इज टू सिम SSID, तो फिर क्या करता है, थर्ड स्टेप में जो आपका जो iOS सिस्टम होता है एक एसएमएस भेजता है वाया द नेटवर्क।
अब ये जो iOS एंड SMS वाया द सिम, मतलब नेटवर्क, मतलब सिम के थ्रू SMS भेजता है नेटवर्क को यूज करते हुए टू कंफर्म कि भैया ये सिम एक्टिव है। समझ में आ गया आपको? फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो ऐप होता है, अभी तो हमने SMS भेज दिया, मतलब iOS ने SMS भेज दिया NCPI सर्वर को, ऐप क्या करता है, रिट्रीव द टोकन विद इन 30 सेकेंड। कब रिसीव करता है? जब रिस्पॉन्स आ जाता है और वो टोकन को पकड़ के सेव कर लेता है अपने पास सिक्योर लोकेशन में। तो क्या हुआ, एक टोकन जनरेट हुआ, टोकन सेव हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि पर्पस क्या है इस टोकन का जो है सेव करने का? ये पर्पस है टू एनेबल फ्यूचर सिम कंटिन्यूटी चेक ओनली। मतलब वो नहीं चेक करता कि भैया सिम किसका है क्या है, वो सिर्फ देखता है कि जो सिम रजिस्ट्रेशन के टाइम में वैलिडेट हुआ था, जो टोकन जनरेट हुआ था, जो मैंने पकड़ के स्टोर किया था, उसको मैं यूज करके पता करूंगा ये जो सिम कार्ड है इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये चेंज तो नहीं हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो लेटर क्या करता है, जब आपको चेक करना होता है तो लेटर क्या करता है, ऐप नीड्स टू वेरीफाई द सिम। तो वो क्या करता है कि iOS को रिक्वेस्ट करता है चेक वैलिडिटी ऑफ टोकन, क्योंकि टोकन तो उसके पास है, चेक वैलिडिटी ऑफ टोकन करता है। iOS चेक करता है कि भैया टोकन जो है जो दिया है उसके साथ वो चेक करता है कि अच्छा ये सिम से लिंक्ड है कि नहीं। अगर वो लिंक है बोल देता है यस, अगर नहीं लिंक है तो नो। बस इतना ही बताता है, वो ऐप को जो है परमिशन नहीं देता है कि आप घुस के चेक करो। समझ में आ गया दोस्तों? उसके बाद में जब वो सिम यस हो जाता है वो अलाउ कर देता है ट्रांजैक्शन को। ये है आपका प्रोसेस ऑफ टोकन जनरेशन, और जिसको कह सकते हैं आप सिम बाइंडिंग। अब दोस्तों ये सिम बाइंडिंग से क्या फर्क पड़ने वाला है, और इस तरह का जो प्रोसेस है सिम बाइंडिंग का, क्या ये व्हाट्सएप इंप्लीमेंट कर सकता है, इसकी क्या लिमिटेशन है वो आप समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आगे वाले स्लाइड में इसको बताऊंगा। पहले लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करता है, सिम चेक करता है कि सिम, मतलब जैसे मतलब ऐप को कुछ करना है और सिम की वैलिडिटी चेक करनी है, वो चेक वैलिडिटी का एक वो भेजता है, मतलब इन्वोक करता है एक एपीआई, और iOS उसको बोल देता है हाँ हाँ भाई सिम तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो नो भेज देता है। ठीक है ना? तो लेटर ऐप ओनली आस्क पूछता है कि द सेम सिम इज स्टिल प्रेजेंट और नॉट। ठीक है दोस्तों? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो सिम वैलिडिटी का जो प्रोसेस है, इससे क्या ऐप ये पता कर सकता है कि जो सिम प्रेजेंट है जो कि डिवाइस के अंदर में, वो स्टिल वैलिड है, लीगल है, नेटवर्क ऑपरेटर ने उसको डिबार तो नहीं कर दिया, या किसी ने सिम स्वैप फ्रॉड तो नहीं यूज कर रहा है। वो कुछ भी वैलिड नहीं, कुछ भी चेक नहीं कर पाता ऐप। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट में है। ऑपरेटर को पता है कि वो जो सिम है जिसको वो चेक करके येस और नो बता रहा है, iOS को जो डिप करके पूछ रहा है कि भैया ये सिम प्रेजेंट है कि नहीं, तो बट ऐप को नहीं मालूम कि नेटवर्क ऑपरेटर ने उसको नंबर को डीबार कर दिया, वो नंबर जो है किसी और को असाइन हो गया, जैसे सिम स्वैप फ्रॉड में होता है, वो तो पता ही नहीं है। ओनली ऑपरेटर कैन कंफर्म री इश्यू स्वैप इवेंट्स, जो कि रियल फ्रॉड का जो है इंडिकेटर है, और फ्रॉड ऐसे ही होता है क्योंकि सिम तो पड़ा रहा, वो तो प्लास्टिक है। पर जब तक आप ये ऑपरेटर से पूछ के पता करके बताओगे नहीं कि ये सिम वैलिडिटी है नहीं, तो कैसे क्या फायदा हुआ इस पूरे प्रोसेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, वाई डिवाइस कांट सी ऑपरेटर लेवल फ्रॉड। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, सारा खेल तो यही है ना, फ्रॉड प्रिवेंट करने का पूरा का पूरा जो है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क ऑपरेटर के ऊपर है। ऐप डिवाइस लेवल में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर वो चेक वैलिडिटी करता है और ऑपरेटर से पूछता है कि बताइए भैया कि ये सिम जो है वो वैलिड है कि नहीं, उसके पास कुछ भी एक्सेस नहीं है, और ऑपरेटर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जो बता पाए इसको कि भाई देखिए आप जो सिम यूज कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इतना बताता है नो एक्सेस टू, उसके पास एक्सेस नहीं है डेटाबेस की, और उसके पास सब्सक्राइबर मैपिंग का कोई एक्सेस नहीं है। तो सिर्फ लोकली डिप करके जो है ये बताएगा कि जिस सिम से रजिस्ट्रेशन हुआ था वही सिम प्रेजेंट है कि नहीं, बस इतना ही बताएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतना ही है कि ऐप को कुछ पता नहीं होता कि वो सिम वैलिड है कि नहीं, तो यूपीआई जो है ये यूज क्यों करती है? मतलब ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है कि जिसको कहा जाता है लूज सेंस में सिम बाइंडिंग, वो यूपीआई ऐप क्यों यूज करती है? यूपीआई ऐप इसलिए यूज करती है कि भले ही उसको जो है नेटवर्क का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, वो थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उसके पास और भी तरीके हैं, ओटीपी है, पिन है, बायोमेट्रिक्स है।
तो ये सारी चीजें उसके पास में अवेलेबल हैं और उसके पास सर्वर है, वो सर्वर से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके और बाकी यूज करके पता कर सकता है कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो एक फिक्शन ऐड कर रहा है, तो इसलिए वो डिस्क्रीटली यूज करता है सिम को चेक करने का। दिस इज नॉट द प्राइमरी, ये प्राइमरी टूल नहीं है यूपीआई का ट्रांजैक्शन को अलाउ करने का और डिसअलाउ करने का, क्योंकि उसके पास बहुत सारे और भी डबल फैक्टर ट्रिपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो एड्स फ्रिक्शन डज नॉट एलिमिनेट फ्रॉड। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, सुबह अपने आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन को टेस्ट किया। मेरे पास डबल सिम है, एप्पल का आईफोन है। तो मैंने क्या किया, एक तो लिंक होगा ऐप से, तो मैंने एक सिम को डीएक्टिवेट किया। जब मैंने एक सिम को डीएक्टिवेट किया तो देखा कि आईसीआईसीआई ऐप फिर भी काम कर रहा है। फिर मैंने दूसरे सिम को डीएक्टिवेट किया, इसको एनेबल किया। दूसरा वाला सिम वो कौन सा था, जो मैप नहीं था आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन से, वो तब भी काम कर रहा है। दोनों सिम को डीएक्टिवेट कर दिया तो ऐप काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है सिम को फिजिकली रिमूव कर दिया, जो कि रजिस्टर्ड था आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन से, और एक नया सिम जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको मैंने डाल दिया। और दूसरा सॉफ्ट सिम उसको ब्लॉक कर दिया और इसको चालू रखा। बैंक का एप्लीकेशन फिर भी काम कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक, बाकी का पता नहीं मेरे को, मैंने तो आईसीआईसीआई बैंक आईओएस पे चेक किया, वो जो है वो भी नहीं कर रहा है। मतलब जो करना चाहिए कि भैया वो सिम जो ओरिजिनल सिम प्रेजेंट है कि नहीं, वो भी नहीं कर रहा है। तो जब इतना सिक्योर ऐप वो नहीं कर रहा, आप खुद भी चेक करके देख लीजिएगा इसको, तो फिर क्या मतलब निकला। मतलब फिर जो है वो सिर्फ इतना बताता है कि अगर सिम नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं, दोनों अगर नेटवर्क से दोनों सिम डिसेबल हो जाते हैं तो आपका जो है ऐप काम करना बंद कर देता है। इतना नहीं करता है वो, है ना दोस्तों। अच्छा, वाई मैसेजिंग ऐप, अब एक पॉइंट ये आता है कि मान लेते हैं आपके पास में कोई नेटवर्क का कनेक्शन है, उसका एक सिम है और आप उसको यूज कर रहे हैं, और वो जो है मान लीजिए उसको आपने सिम बाइंड कर दिया। अब मान लेते हैं कि आप जो है लो सिग्नल मोड में हो, आप ऐसी जगह हो जहां पे सिग्नल का कवरेज नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि देखिए, जब तक नेटवर्क में है और सिम जो है नेटवर्क से रजिस्टर्ड है, तो जो है आपका व्हाट्सएप काम करना चाहिए, है ना। भले ये वेरीफाई नहीं कर सके कि भाई देखिए ये जेन्युइन कनेक्शन है, फ्रॉड कनेक्शन है, सिम स्वैप है, वो तो वेरीफाई करनी पड़ेगा, पर ऐसा भी तो कर सकते थे आप। पर अगर आप मान लीजिए अब ऐसा करते हैं कि नेटवर्क अगर नजर नहीं आ रहा है, आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा, भले ही आप वाईफाई से कनेक्टेड हो। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो कयास हो जाता इंडिया के अंदर में, क्योंकि इंडिया में कवरेज तो आता ही नहीं। इंडोर में कवरेज नहीं आता, बेसमेंट में कवरेज नहीं आता, कई सारे लोकेशन में ब्लाइंड स्पॉट है। तो अगर ऐसा कर दिया कि नेटवर्क, जबकि इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला, कि नेटवर्क है तो ही आपका काम करेगा, तभी वो सिम बाइंडिंग जो है का अप्रूवल मिलेगा आपको। तो बताइए क्या हालत होता कि आप कहीं पे भी जो है आपका मैसेजिंग ऐप यूज नहीं कर सकते जहां पे आपको नेटवर्क का कवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कंटिन्यूअस सिम चेकिंग, जो डीओटी का जो ऑर्डर है जिसमें कहा है कि आप सिम को चेक करते रहो कंटिन्यूअसली, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि सिम अगर प्रेजेंट भी है, अगर उसके अंदर प्रेजेंट भी है, ये तो पता नहीं चल पा रहा है ना कि वो नंबर, वो सिम का नंबर रीअसाइन तो नहीं हो गया, वो नंबर नेटवर्क ऑपरेटर ने बार तो नहीं कर दिया। क्योंकि आपको वो नंबर अलाउ करना पड़ेगा इन सिचुएशन जहां पे वाईफाई कनेक्टिविटी अवेलेबल है, और जो फोन ये नहीं बता पाएगा कि ये नंबर जेन्युइन है या इस नंबर को ऑपरेटर ने बार कर दिया, तो जब तक वो ऑपरेटर से पूछे नहीं, है कि नहीं दोस्तों। तो जब आपको पूछोगे नहीं तो ये एक लिमिटेड स्कोप हो गया। तो कंटिन्यूअस चेक करने का फायदा ही क्या हुआ दोस्तों, मुझे बताइए। वेरीफाइंग नंबर असाइनमेंट इज आउट ऑफ डिवाइस स्कोप, नहीं कर सकता। ओनली ऑपरेटर सिस्टम कैन वैलिडेट डिवाइस मैपिंग। तो ये तो करिए। तो सिम बाइंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है जब तक आप ऑपरेटर को इन्वॉल्व ना करो। अच्छा, द रियल सोल्यूशन, इसीलिए दोस्तों रियल सोल्यूशन ये है कि ऑपरेटर लेवल जो है आपको ऑपरेटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो आपका ऐप है वो ऑपरेटर से पूछेगा बताइए ये सिम वैलिड है कि नहीं है।
जब तक वो ऑपरेटर से नहीं पूछे, ये जो सिम बाइंडिंग का जो ये नैरेटिव चल रहा है और सब लोग पागल की तरह घूम रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है और कोई बात भी नहीं कर रहा है कि भाई ऑपरेटर को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ऑपरेटर के पास में पूरी जो विजिबिलिटी होती है नेटवर्क का, तो फ्रॉड प्रिवेंशन मस्ट हैपन एट द ऑपरेटर लेवल, नॉट पर मैसेज डिवाइस चेक्स ओनली। तो सिम बाइंडिंग से फ्रॉड का तो प्रिवेंशन नहीं होने वाला है। अच्छा, वाई ऑपरेटर लेवल सिम चेक्स कांट बी कंटिन्यूअस, ये भी सोच लीजिए आप कि भैया डीओटी ने कहा कंटिन्यूअस वेरीफाई करते रहो करते रहो करते रहो। अरे भैया, अगर आप वेरीफाई करते रहेंगे, ऑपरेटर इतने सारे फोन अगर वेरीफाई करेंगे हर मिनट में हर सेकंड में, पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। तो ना आप डिवाइस लेवल पे कंटिन्यूअस वेरीफाई कर सकते हो, ना ऑपरेटर लेवल पे कंटिन्यूअस वेरीफाई कर सकते हो। डिवाइस लेवल में कंटिन्यूअस वेरीफाई करने का कोई फायदा ही नहीं है, बैटरी डाउन हो जाएगी। ऑपरेटर लेवल में कंटिन्यूअस वेरीफाई करोगे तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब हुआ, मुझे बताइए, क्या करने का फायदा है? मतलब ये जो सिम वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, सिम बाइंडिंग का, कि काम करना बंद कर दे, सिम निकाल दो। जब आप कंटिन्यूअस वेरीफाई कर ही नहीं सकते तो कैसे पता चलेगा कि सिम निकल गया, काम करना बंद कर देगा? बताइए मेरे को। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? सिम बाइंडिंग कांट बी इंप्लीमेंटेड एज डायरेक्टेड बाय डीओटी। ये तो पक्की बात हो गई। इट विल डू लिटिल टू एक्चुअली प्रिवेंट फ्रॉड। वो भी मैंने आपको बता दिया कि सिम स्वाप के सिचुएशंस में कई सारे मिसिंग में अगर आपने वो कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, तब भी वो चेक करके बता नहीं सकता कि ये सिम वैलिड है, लीगल है कि नहीं है। वो सिर्फ इतना बता सकता है कि जिस टाइम में रजिस्टर हुआ वो सिम, उस टाइम में वो सिम प्रेजेंट था। या तो आप उसको जो है दोबारा रजिस्टर करने के लिए वो करिए। अगर ऐसा करेंगे आप तो बताइए कितना फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे आप। कब कब करेंगे री रजिस्टर के लिए? 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में? मतलब इट विल बिकम ए नाइटमेयर एज फार यूजर इज कंसर्न फॉर यूजिंग ओटीटी ऐप। तो सिम चेक शुड बी इंप्लीमेंट एट द नेट। एक तो पक्की बात है कि नेटवर्क लेवल पे अगर हमने सिम चेक नहीं किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओनली ऑपरेटर हैज द फुल कॉन्टेक्ट, उसको सब पता है। जैसे मान लीजिए कोई सिम स्वैप का इंसिडेंट हुआ और सिम स्वैप कोलकाता में जो है किसी ने सिम को क्लोन करके अपने मोबाइल में डाल के चालू कर लिया, आप दिल्ली में थे, ऑपरेटर को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि देखिए ये तो बिल्कुल फ्रॉड का केस है, जैसे आपके जो क्रेडिट कार्ड वाले करते हैं। तो ये डिवाइस लेवल पे करके तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैसिव रिसोर्सेज विल गेट कंज्यूम अगर ऐसा करेंगे एट द बैटरी, एट द हैंडसेट लेवल एज वेल एज द नेटवर्क लेवल। तो कंटिन्यूअस चेक का तो कोई मीनिंग नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए डिस्क्रीट लेवल चेक, एंड दैट टू एट द नेटवर्क लेवल, ओनली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। सबके लिए चेक करके कोई फायदा नहीं है। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए कैओस इन द सिस्टम। पूरा का पूरा ओटीटी कम्युनिकेशन ऐप सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसका कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा कि सिम बाइंडिंग का जो नैरेटिव है वो कितना गलत है। और ये सारे आर्टिकल्स जो आप देख रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्यों नहीं होगा, अभी तक ओटीटी प्लेयर्स ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, और आने वाले टाइम में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और उसका इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे सिस्टम बैठ जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा, मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। कोई कमेंट हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, कुछ गलती हो गई वो भी बताइए मेरे को। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।